Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zaid, and I am working as a lecturer in Institute of Paramedical Sciences, Hyderabad Medical University. Dear viewers, आज हम एक और केस स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये स्टडी बिल्कुल आज हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसकी CBC रिपोर्ट थी। कल हमने WBC की मॉर्फोलॉजी पढ़ी और उसको डिस्कस भी किया कि एक नॉर्मल WBC किस तरह नज़र आते हैं। तो अनलेस हमारे पास जब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हमें पता हो तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी फिर ऑटोमेटिकली हमें इजी लगती है और फिर हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज का केस कुछ यूँ है कि ये 14 years old boy was brought to the hospital with weight loss, night sweating, body pain which was generalized body pain and nose bleeding. On physical examination he had splenomegaly while he has no lymphadenopathy. The doctor advised complete blood count, liver function test and renal function test. तो ये एक 14 साल बच्चा था जिसको बॉडी पेन भी था, उसकी नोज ब्लीडिंग भी थी। उसके साथ डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने जब उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको स्प्लीनोमेगेली था, जबकि लिम्फेडेनोपैथी वगैरह नहीं था। तो डॉक्टर ने उसको जो फर्स्ट लाइन हमारे पास टेस्ट होते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, तो डॉक्टर ने उसको ये सजेस्ट की। जब हमने CBC रिपोर्ट परफॉर्म की तो उसके CBC कुछ यूँ था। TLC उसकी 34,600, RBC काउंट 1.32, जबकि हेमोग्लोबिन 4.4, MCV 94, MCH 33.3, जबकि MCHC 35.2 और उसके प्लेटेड काउंट 40,000 थे। तो ये CBC रिपोर्ट थी उस पेशेंट की। अब इस CBC रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं कि TLC इस पेशेंट की ज़्यादा है, 34,600, which shows leukocytosis। हेमोग्लोबिन इस पेशेंट का सिवियरली डिक्रीज है, तो इट मीन्स कि इस पेशेंट को सिवियर एनीमिया भी है। जबकि प्लेटेड काउंट इस पेशेंट के 40,000 है, तो इट मीन्स कि जो नोज ब्लीडिंग थी वो प्लेटेड काउंट की कमी की वजह से थी। क्योंकि नॉर्मल प्लेटेड काउंट हमारे पास 1,50,000 to 4 लाख होते हैं, जबकि इस पेशेंट के प्लेटेड काउंट 40,000 है, तो इट मीन्स कि प्लेटेड काउंट इज आल्सो मार्कली डिक्रीज। सो नोज ब्लीडिंग इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्लेटेड काउंट। इस पेशेंट्स गम्स ब्लीडिंग में, इस पेशेंट में जब प्लेटेड काउंट और डिक्रीज हो जाए तो गम्स ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह पर पेटिकाई काइमोसिस यानी परप्यूराज जो कि ब्लीडिंग अंडर स्किन है, वो भी इन पेशेंट को स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्लेटेड काउंट्स। तो अब इस पेशेंट में जो प्रोमिनेंट एबनॉर्मलिटीज़ हैं कि TLC इस पेशेंट की रेज है जो कि 34,600 है। तो ये 3 एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो अगर हम सिर्फ इस रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि TLC काउंट इसकी ज़्यादा है। इस पेशेंट को अनीमिया भी है। कौन सा अनीमिया है अगर हम देखें तो MCV, MCH और MCC चूँकि नॉर्मल पे हैं इसलिए नर्मोसिटिक नर्मोक्रोमिक अनीमिया है। तो हमारे माइंड में जितने भी नर्मोसिटिक नर्मोक्रोमिक अनीमियाज आते हैं वो हमारे माइंड में आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हेमोलिटिक अनीमियाज हो गए, तो जितने भी हेमोलिटिक अनीमियाज हैं दे आर बेसिकली नर्मोसिटिक नर्मोक्रोमिक। जबकि प्लेटेड काउंट भी इस पेशेंट के डिक्रीज हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। प्लेटेड के साथ भी कुछ ना कुछ मसला है, या तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है या बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो इसकी प्रोडक्शन बोन मैरो में कम हो रही है या पेरिफेरल सर्कुलेशन में इसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। तो अगर ये रिपोर्ट हमारे सामने हो तो फिर ज़रूरी है कि हम इस पेशेंट की स्लाइड प्रिपेयर करें, पेरिफेरल स्मीयर करें। पेरिफेरल स्मीयर से हमें इस पेशेंट का क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। तो इस पेशेंट के मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इनके
तो ये मैंने वो पिक्चर्स ली हैं जो कि एटिपिकल पिक्चर्स होती हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि एक लिम्फोसाइट जो है ये एक लिम्फोसाइट है जिसका साइज तकरीबन आरबीसी के साइज के बराबर होता है। तो इस लिम्फोसाइट को अगर हम कंपेयर करें कि इसमें किसी और सेल के साथ, जैसे ये सेल, तो इस सेल में और इस सेल में, इस लिम्फोसाइट में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर इस सेल को हम देखें और इस लिम्फोसाइट को हम देखें, अगर इस लिम्फोसाइट को हम 4 to 5 टाइम डबल कर दें तो इस सेल के साइज के बराबर आ जाएगा। तो इस साइज सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल मोनोसाइट की तरह ही नज़र आती हैं। लेकिन कल हमने मोनोसाइट के बारे में पढ़ा कि मोनोसाइट के जो न्यूक्लियस है वो हार्शू या किडनी शेप होती है उसका न्यूक्लियस, जबकि साइटोप्लाज्म उसका ग्रे कलर का होता है और उसका साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होता है मोनोसाइट का। लेकिन इस सेल का साइटोप्लाज्म भी बहुत कम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और यहाँ पर साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। तो ये सेल एक नॉर्मल सेल नहीं है, बल्कि ये एक एबनॉर्मल सेल है। कौन सा सेल है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेल है। इस सेल से पहले अगर इस सेल को हम देखें तो इसके जो साइटोप्लाज्म है वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म के बराबर है और इसके कलर सेम है, जबकि इसका जो न्यूक्लियस है वो एसेंट्रिक है। ये एनआरबीसी है और एनआरबीसी नॉर्मली पेरिफेरल स्मेयर में नज़र नहीं आता, हाँ आता है लेकिन सिर्फ न्यू बोन्स में, जो कि फिजियोलॉजिकल है। तो इस सेल का साइज बहुत बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, साइटोप्लाज्म कम है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म रेशो इंक्रीज है, यानी न्यूक्लियस ज़्यादा है जबकि साइटोप्लाज्म कम है। इस सेल में जो क्रोमेटिन पैटर्न है वो ओपन क्रोमेटिन पैटर्न है, जबकि इस सेल को अगर हम गौर से देखें तो इस एरो के बिल्कुल एंड पे ये जो हमें वाइट स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, ये और ये न्यूक्लियोलस को शो करते हैं। और जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, जबकि इस सेल में न्यूक्लियोलस है। तो ये एक इमैच्योर सेल है, प्रिकर्सर सेल है, लेकिन अभी हम इसको नाम नहीं देते, हम फर्दर स्लाइड को देखेंगे, इसको हम डालेंगे एटिपिकल सेल में। हम आगे स्लाइड्स को भी देखते हैं कि उसमें और सेल्स इस तरह होते हैं कि नहीं होते। बाज़ औक़ात एक रिएक्टिव लिम्फोसाइट या प्लाज्मासाइटाइड सेल्स वो भी इसी तरह नज़र आता है, लेकिन रिएक्टिव लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस कम होता है और साइटोप्लाज्म उसमें भी ज़्यादा होता है और इसका साइज भी इस सेल से कम होता है। तो आगे स्लाइड देखते हैं कि आगे स्लाइड्स में क्या है। अब ये भी सेल है हमारे पास, ये सेल अगेन ये लिम्फोसाइट, ये भी लिम्फोसाइट, ये भी लिम्फोसाइट, ये न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल, ये एक मोनोसाइट है। अगर हम इस मोनोसाइट को कंपेयर करें इस सेल से या इस सेल के साथ, तो इसका जो न्यूक्लियस है, इस मोनोसाइट का न्यूक्लियस डेंस न्यूक्लियस है, डेंस यानी कलर इसका थोड़ा सा डार्क कलर है बनिस्बत इस सेल के। इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा है बनिस्बत इस सेल के और इस सेल के। इस सेल में दो क्लियर न्यूक्लियोलस नज़र आ रहे हैं, जबकि क्रोमेटिन पैटर्न बिल्कुल ओपन क्रोमेटिन पैटर्न है। अगर इसको हम देखें तो ये डेंस क्रोमेटिन पैटर्न है। इसी तरह लिम्फोसाइट ये भी डेंस क्रोमेटिन पैटर्न है। मोनोसाइट का बनिस्बत लिम्फोसाइट के क्रोमेटिन पैटर्न थोड़ा सा लूज होता है, आल्दो कि वो भी कंडेंस होता है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है इसीलिए वो कंडेंस नज़र नहीं आता। जबकि इस सेल का क्रोमेटिन पैटर्न भी ओपन है और इसमें न्यूक्लियोलस नज़र आ रहे हैं, इसी तरह इसमें भी न्यूक्लियोलस नज़र आ रहे हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट करेंगे तो ये जो सेल्स है जो कि इमैच्योर सेल्स हैं ये फिर हमें ज़्यादा नज़र आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल में हमें 2 इमैच्योर सेल्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स कि एटिपिकल सेल्स नज़र आ रहे हैं। रिमेंबर कि दिस एटिपिकल सेल इज बेसिकली नोन एज दिस वन, और ये इसको हम कहते हैं ब्लास्ट सेल। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में ब्लास्ट सेल का आना ये इंडिकेशन देती हैं कि बोन मेरो में इन ब्लास्ट सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी
इसलिए ये सर्कुलेशन में आ चुके हैं। नॉर्मली ब्लास्ट सेल पेरिफेरल सर्कुलेशन में नज़र नहीं आते। बोन मैरो में बहुत ही कम परसेंटेज में ब्लास्ट सेल मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिकर्सर सेल। लेकिन जब सर्कुलेशन में ब्लास्ट सेल आ जाएं तो ये इंडिकेशन देती हैं कि इस पेशेंट को कोई न कोई ल्यूकीमिया है। अब ल्यूकीमिया क्या चीज़ है? ल्यूकीमिया इज बेसिकली द एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टेम सेल। ल्यूकीमिया इज द एबनॉर्मलिटी ऑफ स्टेम सेल। जब स्टेम सेल की जो प्रोलिफरेशन है या उसके प्रिकर्सर सेल की प्रोलिफरेशन वो इंक्रीज हो जाए और वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी आ जाए तो इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। लेकिन याद रखिए ल्यूकीमिया सिर्फ WBCs की नहीं है, ल्यूकीमिया RBCs के भी हो सकता है और प्लेटलेट का भी हो सकता है। जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया में M6 और M7, M6 एरिथ्रोल्यूकीमिया, M7 मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये एक और स्लाइड है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये सेल और ये सेल, ये दोनों सेल्स सेम है, लार्ज सेल्स विद ओपन क्रोमेटिन पैटर्न। तो ये दोनों सेल्स भी एबनॉर्मल सेल हैं। इसी तरह ये सेल सेम वही स्लाइड अगेन, इसको अगर हम देखें और इसको देखें तो इन दोनों सेल्स की मॉर्फोलॉजी सेम है। तो इसका हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जब हम करेंगे तो इन सेल्स की और लिम्फोसाइट की, इसकी हम देखते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी है। याद रखिए जब भी कोई भी ल्यूकीमिया होता है, अब इस ल्यूकीमिया को हम टाइप नहीं करेंगे कि ये कौन सा ल्यूकीमिया है। देखना पड़ता है कि इसके जो दूसरे सेल लाइन है वो कितनी परसेंटेज में आती हैं। जैसे न्यूट्रोफिल कितने परसेंट में है, लिम्फोसाइट कितने परसेंट है, इसी तरह ब्लास्ट कितने परसेंट है। इसमें प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट जो कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ WBCs या ग्रेनुलोसाइट से वो नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे। जब हमने इस स्लाइड को देखा तो इसमें पूरी की पूरी जो मॉर्फोलॉजी थी वो या तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की थी या इन स्लाइड सेल्स की थी जो कि इमेच्योर सेल्स है। तो ये जो सेल्स थे ये तकरीबन 40% ये इसमें नज़र आ रहे थे, बाकी न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट थे। तो क्या पेरिफेरल सर्कुलेशन पे हम इसको टाइप कर सकते हैं? तो नहीं, हम पेरिफेरल सर्कुलेशन पे इसको टाइप नहीं करते हैं कि ये कौन सा ल्यूकीमिया है, आल्दो कि हम कर सकते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल जब हमारे पास बोन मैरो की रिपोर्ट ना हो तो फिर हम इसको टाइप नहीं करते। हाँ, हम सजेशन दे देते हैं डॉक्टर को कि इस पेशेंट को ये हो सकता है। बाकी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ बोन मैरो होती हैं। आल्दो अगर इस सेल को हम देखें तो इस सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो माइलॉइड माइलोब्लास्ट की मॉर्फोलॉजी हमें दिखाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। इस पे हम एक लेक्चर लेंगे। लेकिन इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो टिपिकल माइलोब्लास्ट की मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है। तो ये जो ल्यूकीमिया होगा ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है। फर्दर डॉक्टर को हम क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट की बोन मैरो परफॉर्म करना ज़रूरी है और बोन मैरो पे फिर इसके मार्कर्स लगाएं इम्यून फिनोटाइपिंग के ज़रिए। तो जब इम्यून फिनोटाइपिंग होगा तो इसके मार्कर सामने आ जाएंगे और मार्कर के बेस पे फिर इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती हैं। तो अनलेस एंड अनटिल हमारे पास मार्कर्स ना हो, इसके मार्कर ना हो, तो मार्कर्स के बेस पे फिर वो फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो कौन से टाइप का है, क्या M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, M6 है या M7 है। तो इसको और इसके अपने अपने मार्कर्स होते हैं, उसके बेस पे फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इससे पहले जब इम्यून फिनोटाइपिंग या फ्लो साइटोमेट्री नहीं थी तो इसके लिए मुख्तलिफ स्टेन्स किए जाते थे, स्पेशल स्टेन्स। जैसे इम्पियो स्टेन था, माइलोपेरोक्सिडेज स्टेन, सूडान ब्लैक बी स्टेन,
इसी तरह एस्टरेजिस थे, एसिड फास्फेटेजेस थे, ये स्टेन उस पर किए जाते थे। तो अगर ये माइलोब्लास्ट हैं तो माइलोब्लास्ट के लिए फिर एमपीओ, सूडान ब्लैक बी और फिर एस्टरेजिस वो इसमें पॉजिटिव आते हैं। लेकिन आजकल चूंकि न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं तो न्यू टेक्नोलॉजीज में फ्लो साइटोमेट्री की जाती है और फ्लो साइटोमेट्री में फिर इसके मार्कर्स होते हैं। तो जो ल्यूकीमिया है, एक्यूट ल्यूकीमिया और उसमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसके लिए स्पेसिफिक मार्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल सीडी मार्कर 33, सीडी मार्कर 13, सीडी मार्कर 65, ये मार्कर्स एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो इम्यून फिनोटाइपिंग के जरिए फिर वो मार्कर्स सामने आ जाएंगे और फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट होती हैं। M1 जो है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, हर एक के लिए स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं और उस मार्कर्स के बाद डॉक्टर फिर इसको थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी देने के बाद फिर इन पेशेंट्स की सीबीसी की फॉलोअप भी होती है। इसकी सीबीसी की फॉलोअप के आया सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल स्मीयर पे फिर कोई ब्लास्ट तो नज़र नहीं आ रही, तो इसकी सीबीसी की रिपोर्ट के बाद अगेन उसकी एक बोन मैरो करते हैं जब थेरेपी कंप्लीट हो जाती है, ताकि ये देखें कि आया बोन मैरो में ब्लास्ट की परसेंटेज कम तो नहीं रहे, ज़्यादा तो नहीं है अभी भी, ताकि फर्दर थेरेपी दी जाए। तो अगेन उसके लिए बोन मैरो की जाती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।